हेलो दोस्तों, अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? पर्यावरण का क्षरण, क्षरण या दुर्दशा। अभी हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे, कल बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अभी करंट में है और इससे सवाल भी आपको एग्जामिनेशन में, मेंस में भी पूछेगा और प्रीलिम्स में भी पूछेगा। अब दोस्तों, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पर्यावरण का क्षरण क्या होता है? इसका मतलब होता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। हिंदी में होगा जो हमारा जो रिसोर्स क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे प्राकृतिक संपदा, उसका डिप्लीशन मतलब उसमें कमी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना, कमी होना एक इसका फैक्टर है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम होता है परिस्थिति। अब इसको उदाहरण के साथ में समझाता हूं आपको। इकोसिस्टम क्या होता है? प्रकृति में, प्रकृति जो है हमेशा अपना बैलेंस बना के चलता है, ठीक है? तो मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में क्या होते हैं? शेर होता है, तेंदुआ होता है, जो कार्निवोरस एनिमल्स जिसको कह सकते हैं, जो मांसाहारी होता है। उसके बाद में क्या होता है? हिरन होता है, जो सेकेंडरी लेवल पर है। बहुत सारे बकरी भी हो सकते हैं, बैल भी होते हैं, गाय भी होती है, भेड़ भी होते हैं, ठीक है? ये सभी क्या हैं? शाकाहारी होते हैं। और नीचे, सबसे नीचे क्या है? ग्रास है, घास है, वनस्पति है, पौधे हैं, ठीक है? तो शाकाहारी जो है, जीव जो है, वो क्या है? घास पत्ती खा करके अपना गुजारा करते हैं। और जो कार्निवोरस जो एनिमल होता है वो क्या करते हैं? इन जो शाकाहारी जो जानवर हैं उनको खा करके गुजारा करते हैं। ये क्या है? एक बैलेंस सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है? तो अब अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा, सपोज कि उस जंगल में आपने पूरी तरह से हिरन को समाप्त कर दिया, या जो भी शाकाहारी जानवर थे वो खत्म हो गए, तो व्हाट विल हैपन? धीरे धीरे जो है सारे तेंदुए मर जाएंगे, शेर मर जाएगा, चीता मर जाएगा, टाइगर मर जाएगा, क्योंकि उसको खाद्य पदार्थ मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मान लीजिए शेर, चीता या जो कार्निवोरस एनिमल मान लीजिए सब समाप्त हो गया, तो व्हाट विल हैपन? अब इसके शाकाहारी जानवरों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वहाँ का जो वेजिटेशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वो चट कर जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम, जो प्रकृति जो है वो इकोसिस्टम पर काम करता है। जहां भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब पर्यावरण का क्षरण होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तीसरा है इसका जो इंग्रेडिएंट है पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ये प्रदूषण जो है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट इसका अंश है, ठीक है? तो जो भी जो भी कारक हैं जो पर्यावरण को पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, एनीथिंग व्हिच इम्पैक्ट या व्हिच इफेक्ट्स व्हिच हैव डेलिटेरियस इफेक्ट, मतलब जो विपरीत प्रभाव जो डालते हैं वो सभी उसके कारक हैं, ठीक है? वो एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड वेस्ट का अगर ठीक से मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो उसका भी हो सकता है। दीज आर जो थिंग्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है? जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब इसको आप डिनोट करिए आई से, ठीक है? ये बराबर क्या होता है? ये होता है पैट, PAT। P मतलब पॉपुलेशन, T मतलब टेक्नोलॉजी, और A मतलब पर कैपिटा एफ्लुएंस कहते हैं, या इसको आप ग्रोथ मान लें।
मतलब जो तरक्की जो होती है ना, आर्थिक जो विकास होता है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं पर कैपिटा एफ्लुएंस। हमने समृद्धि, एफ्लुएंस मतलब समृद्धि, या इकोनॉमिक्स की भाषा में आप समझ लीजिए ग्रोथ, मतलब वृद्धि दर। तो ये हो गया पर कैपिटा एफ्लुएंस या ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इम्पैक्ट, अब आप देखेंगे, अब इसी फॉर्मूला पर हम आगे बढ़ेंगे, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जो मैंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो आई लिखा, अब इसके बराबर मैंने क्या लिखा, PAT पैट, ठीक है, I = PAT पैट। अब इसी में सारा चीज छुपा हुआ है। अब इसका आंसर अगर मान लीजिए ज़्यादा हमने पढ़ा भी नहीं है, हमको ज़्यादा स्टडी हमने नहीं किया है, और अगर मान लीजिए मैंने इसी फॉर्मूला के केवल याद करके रखा हुआ है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम एग्जाम हॉल में बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। अब इसको विस्तार करने की ज़रूरत है, और विस्तार कैसे होगा। अब आप जानते हैं, अब जैसे मैं एक फैक्टर को लेता हूँ, मान लीजिए हम P को लेते हैं, P मतलब पॉपुलेशन। अभी मैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहा हूँ। हालांकि विश्व में भी पॉपुलेशन की माने जिसको जनसंख्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। लगभग 7 अरब के लगभग में विश्व की जनसंख्या हो गई है आज की तारीख में, ठीक है। हिंदुस्तान की क्या स्थिति है। हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि पॉपुलेशन जो है ना, आज की तारीख में 130 करोड़ के लगभग पहुंच गया। अभी 2021 में जनगणना होगी, ठीक है। 2011 की जनसंख्या में 121 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है। अब इसमें जो है ना, लोगों का अनुमान है कि वो लगभग 130 के लगभग करोड़ के लगभग पहुंच गई। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय में हिंदुस्तान का पॉपुलेशन क्या था, तो हिंदुस्तान का पॉपुलेशन था 36 करोड़, ठीक है। अब आप देखिए कि 130 करोड़, अभी आप 2021 में रह रहे हैं, तो इसमें कितनी गुणित वृद्धि हुई है। 94 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। और जमीन क्या है, उतना ही है। हमारा देश जो है, पूरे विश्व का जो जितना सरफेस है, उसमें हमारे देश का हिस्सा कितना है, 2.4%। और हमारे देश का जो पॉपुलेशन, वो विश्व के पॉपुलेशन कितने बराबर है, 17%। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का हमारा शेयर कितना है, 17% के लगभग। और हमारे पास में पूरे विश्व का जितना भूभाग है, उसका हमारे पास में कितना है, मेरे देश का भूभाग 2.4%। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें इम्बैलेंस है। आप समझ रहे हैं, चाइना का जो क्षेत्रफल है वो हमसे 3.25 गुना बड़ा है। उसी तरह से अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। चाइना का 3.25 गुना, अमेरिका का मतलब USA का 3 गुना के बराबर है। और रूस का तो और ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका का जो पॉपुलेशन वो कितना है, आज की तारीख में 30 करोड़ है, 30 करोड़। और हमारे यहाँ कितना है, 130 करोड़ के लगभग। तो ये पॉपुलेशन जो बर्जोनिंग जो पॉपुलेशन हुआ आज़ादी के बाद से, अभी आप देखेंगे, हमने आपको हमारा YouTube है पॉपुलेशन पर भी, और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पॉपुलेशन के बारे में भी, पुनः पढ़ाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में मैंने YouTube पर डाला हुआ है अभी। तो ये जो ज़्यादा जो चेंजेज आ गए हैं, उसके कारण से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण से इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ा है। उसके असर क्या हुए हैं, उसके असर ये हुए हैं कि सरकार को, अब इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सरकार को क्या करना पड़ा। अभी आप जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में अधिकांश लोग भूखमरी के शिकार थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन माने हरित क्रांति लाया हिंदुस्तान में, खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। और गेहूं के मामले में, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या किया, राइस के मामले में। अभी भारत सरकार क्या कर रही है, जो ईस्टर्न जो प्रदेश हैं, खास करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम का इलाका है, इन इलाकों में ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है। और अभी ग्राउंड वाटर का दोहन देश के अन्य भाग की अपेक्षा करते बहुत कम हुआ उस इलाके में। तो इसीलिए भारत सरकार का पूरा फोकस है कि
कि इन इलाकों में राइस, चूँकि वहाँ पर राइस शुरू से ही उत्पादन होते रहे हैं, तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, माने जो सीड्स जो क्या बोलेंगे उसको, बीज, जो अच्छे गुणवत्ता के बीज, जो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं, जो जेनेटिकली अप्रूव्ड स्ट्रेन है उसका इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है? अभी आपने देखा होगा कि गेहूं के मामले में हिंदुस्तान में जो 1951 में जो गेहूं के जो उत्पादन थे उसमें 9 गुना ज़्यादा वृद्धि हुआ। माने प्रोडक्टिविटी, अगर मान लीजिए 1 एकड़ में, अब ये सुनने, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्पादकता मतलब क्या होता है बताइए? पर यूनिट प्रोडक्शन को कहते हैं उत्पादकता, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है, उसमें 5 कुंटल गेहूं हुआ, तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड। उस जमीन की उत्पादकता क्या है? 5 क्विंटल प्रति एकड़, दिस इज कॉल्ड उत्पादकता। इसी से निर्धारण होता है कि कौन जमीन कितना फर्टाइल है, कितनी उपज शक्ति है उसमें, ठीक है। तो आज़ादी के पहले या ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले हमारे देश में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होने लगा, जो जेनेटिकली स्ट्रेन जो हम मैक्सिको से मंगाए थे, और उसके बाद में 1967 के बाद में हमारे यहाँ हरित क्रांति हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? जो पहले 1 एकड़ में हमको 5 कुंटल गेहूं मात्र मिलता था ट्रेडिशनल सिस्टम से, अब हमें मिलने लगा 45 कुंटल। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये 45 कुंटल पर एकड़ जो हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि विश्व के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है वो हमारा जो उत्पादकता है वो कम है। अगर आप ब्रिटेन को ले लें गेहूं के मामले में, और इजिप्ट को ले लें राइस के मामले में, तो उत्पादकता अभी भी हमारे देश का उन देशों से जो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, उनसे अभी भी कम है। आप पढ़िएगा। लेकिन फिर भी इसके असर क्या हुआ? जब आप नए सिस्टम से आपने खेती करना प्रारंभ किया, क्योंकि आपका जो 94% लोग था वो भूखे मर रहा था। जब आज़ाद हुआ देश तो इतनी ज़्यादा गरीबी और भुखमरी की समस्या थी कि आज आदमी जो है ना 4-10% लोगों को छोड़ करके राजा महाराजाओं और प्रिंसली क्लास और ज़मींदार और ताल्लुकादार जिनके पास ज़मीन थे काफ़ी मात्रा में, या सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनको छोड़ करके 90% लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? PL 480 के तहत में USA से संधि करके गेहूं मंगाना शुरू किया, गेहूं और चावल, और तब यहां के लोगों को खाने के लिए। अब क्या हुआ दोस्तों? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते गया, क्यों बढ़ा पॉपुलेशन? बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ नंबर 1, और दूसरा तो उससे क्या हुआ? यदि 1921 का जनगणना आप देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडर। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीज़ आपको जब आप 10 दिन पढ़ेंगे तब जाकर आपको पता लगेगा। अब ग्रेट डिवाइडर क्यों बोला जाता है? 1921 एक ऐसा पीरियड है जहां पर कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बराबर था। माने मृत्यु दर था 49 प्रति 1000 में इसकी गणना होती है, ठीक है, और जन्म दर भी 49 था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट वाज दैट की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज 0। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडर। अब 1921 के बाद से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ने लगे। व्हाई? बिकॉज आपने देखा होगा ब्रिटिश पीरियड में धीरे धीरे उनकी ताकत जो है ना कमजोर होती गई ब्रिटेन वालों का। क्यों हुआ? 1919 का एक्ट लाया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत उग्र हो रही थी, फ्रीडम मूवमेंट तेजी से चल रहा था, गांधी जी का उदय हो चुका था, ठीक है। 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, 1930 में उन्होंने सविज्ञा आंदोलन चलाया, 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके पहले 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जो 1918 में खत्म हुआ। अंडरस्टैंड? तो इंटरनेशनल लेवल पर और अपने देश के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल का पीरियड था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने भी बहुत जगह जो पहले वो उस पर ध्यान नहीं देते थे, मेडिकल कॉलेज खोले, जैसे लेडी हार्डिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज दिल्ली में जो है,
वो उसी पीरियड में खुला 1916 के लगभग, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से मेडिकल सुविधाएं होने से और बाद में आज़ादी के बाद से और ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं हो गई। और इसके अलावा तो इसके कारण से और शिक्षा का भी प्रसार हुआ, जगह जगह स्कूल खोले और स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतः के स्कूल खोले, बोले सरकार पर हमको डिपेंड नहीं रहना है, हम लोग खुद स्कूल कॉलेज खोलेंगे। आपने गांव देहातों में देखा होगा हजारों स्कूल खुले हैं। तो जब शिक्षा का प्रचार हुआ, लोगों में जागरूकता फैली, तो उसके बाद में और मेडिकल सुविधाएं हुई, तो इसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ कि पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। क्यों? कि मोर्टिलिटी रेट माने मृत्यु दर घट गई। तो मृत्यु दर घटी लेकिन जन्म दर में कोई कमी नहीं आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉपुलेशन में इजाफा हुआ। और इसी कारण से हम देखते हैं कि वो लगातार हो रहा है। अभी इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अब 2001 में गवर्नमेंट ने सन 2000 पॉपुलेशन पॉलिसी जो लागू किया सन 2001 में, तो उसमें उसने क्या कहा, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट उन्होंने कितना किया, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, 2.1। मतलब एक महिला जो 15 साल से 49 साल की उम्र के बीच का है, वो अपने इस पीरियड के दरमियान 2 बच्चे पैदा करेगी। दिस इज कॉल्ड TFR। अब हमारे देश में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? जो दक्षिण के बहुत सारे राज्य हैं उन्होंने 2.1 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन उत्तर भारत के बहुत सारे जैसे यूपी है, बिहार है, MP है, उड़ीसा है, ये सब जो राज्य हैं, राजस्थान, ये अभी भी इस TFR लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसीलिए पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। मैं वहीं पर कैच करूंगा, चूंकि आप लोग एकदम नए हो, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए। हालांकि ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे उसमें। तो दोस्तों क्या हुआ, पॉपुलेशन के बढ़ते रहने से, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से सरकार को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास करना पड़ा। उसका रीज़न क्या था? हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है। अगर खाद्यान्न के मामले में हम निर्भर नहीं होते तो हम इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम बड़े बड़े पावर के ब्लैकमेलिंग के शिकार होते। कैसे? USA से, ब्रिटेन से या पूंजीवादी देशों से, ठीक है। तो अगर हम ब्लैकमेल के शिकार होते तो फिर क्या होता? हमारा फॉरेन पॉलिसी बंधक बन जाता। आप समझ रहे हैं? तो हमारे देश के आज़ाद होने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज दिस? कोई देश इंडिपेंडेंट, कितना इंडिपेंडेंट है, उसका बैरोमीटर क्या है, लिटमस टेस्ट क्या है? उसका फॉरेन पॉलिसी। कि वो फॉरेन पॉलिसी, उसका जो विदेश नीति है, वो स्वतः किस प्रकार से संचालन करता है ना। तो सबसे पहले अपने स्वतंत्र, जैसे चूंकि हम 800 वर्षों तक गुलाम रहे, पहले मुसलमानों के अंदर में, उसके बाद में 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन में, हम पुनः गुलाम नहीं होना चाहते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अब तैयार किया, गुट निरपेक्षता की नीति, कि हम ना तो रूस के साथ में रहेंगे ना अमेरिका के साथ में रहेंगे, हम हर एक मामले में अपना स्वतंत्र राय व्यक्त करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के हिसाब से। आज आपको बहुत हल्का चीज लग रहा होगा, लेकिन उस जमाने जब देश आज़ाद हुआ था तो ये निर्णय लेना अपने आप में उस जमाने के जो पॉलिटिकल लीडरशिप था उसकी बहुत बड़े मैच्योरिटी को शो करता है। और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया, वो तत्काल धड़ाक धड़ाक सीटो सेंटो का मेंबर बन गया। अंडरस्टैंड? क्यों बने? वो अमेरिका के खेमा में कूद गया, लेकिन हम नहीं कूदे। और इसका परिणाम क्या हुआ है? आज पाकिस्तान कहाँ और इंडिया कहाँ है, आप देख सकते हैं। आप रॉकेट उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री आपके पास में, उसके पास क्या है? तो इसीलिए हुआ। तो दोस्तों पॉपुलेशन जब बहुत बढ़ा तो उसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए हरित क्रांति का सहारा लेना पड़ा, हाई यील्डिंग वेराइटीज का सहारा लेना पड़ा। देश में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, इसका उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाने पड़े। अभी पोटास के मामले में देश आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों मामले में आत्मनिर्भर है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। अब दोस्तों इसका प्रभाव क्या हुआ? ये तो प्लस पॉइंट हुआ कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हम, लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में
पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, कीटनाशक जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो साइंटिफिक ढंग से जो खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारे जो है ना जमीन को क्या करते गए, डिग्रेड करते गए। और आज की स्थिति क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हमने इरिगेशन की फैसिलिटी कर दिया, तो कैनाल सिस्टम किया, ट्यूबवेल किया, खास करके कैनाल सिस्टम से जो हमने इसमें पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में जो कैनाल सिस्टम आप जानते होंगे, नहर सिस्टम, और इंदिरा गांधी कैनाल से राजस्थान का जो एरिया है, उन इलाकों में जब हमने हरित क्रांति किया तो उसके प्रभाव क्या क्या हुए। प्रभाव ये हुए, नंबर 1 सैलिनिटी, पानी, जमीन जो है, बहुत सारे जो सॉइल थे, मुदा मिट्टी, वो क्या हो गया, नमकीन हो गया, क्षारीय हो गए, और उसका परिणाम क्या हुआ, ये जमीन अनुपजाऊ हो गए, ये पूरे जमीन क्या हो गए, बंजर टाइप के हो गए। अभी आप पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, राजस्थान के जहां जहां नहरें जा रही हैं उसमें सैलिनिटी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। दूसरा वाटर लॉगिंग, पानी क्या हुआ, जमाव हो गया है। एक अभी आप जो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि जहाँ जहाँ कैनाल सिस्टम से इरिगेशन की सुविधा हुई है वहाँ क्या हो गया है, 1/3 भाग, जैसे चंबल का जो कमांड एरिया है उसका MS स्वामीनाथन जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका कहना था कि लगभग 25% जो है ना उसका इलाका जो है वो वाटर लॉगिंग का शिकार हो गया है। उसी तरह से इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान से गुजरती है भाखड़ा नांगल डैम से आते हुए, उसमें भी करीब 25 से 30% जमीन जो है वाटर लॉगिंग माने पानी जवाब के शिकार हो गए, और उसके कारण से मच्छर फल रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारे किसान जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और इससे वातावरण जो है, जो हमारा जो आज का चैप्टर है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये जो पर्यावरण का जो क्षरण है उसमें इजाफा हुआ है। तो इस तरह से अभी एक अनुमान के आधार पर देखिए पूरे देश में जो हमारा जो देश है, जो क्षेत्रफल है उसका क्या है, 329 मिलियन हेक्टेयर, ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। और इसमें से 174 मिलियन हेक्टेयर ये क्या हो गया है, डिग्रेडेड हो गया है। यह तो सैलिनिटी का शिकार है, वाटर लॉगिंग हो गया है, और वेस्टलैंड हो गया है, बहुत सारे एरिया फ्लड प्रोन है, वो हम बताएंगे आपको। तो लगभग 53%, 53% जो हमारा लैंड हो गया है वो डिग्रेडेड हो गया। आपको बात समझ में आई। और इसके अलावा जो हमने ये सारे जो हमने जो NPK का जो हमने इस्तेमाल किया है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये क्या हुआ, नदियों में जाके मिल गए। हमने उसका ट्रीटमेंट का सुविधा तो अभी गवर्नमेंट शुरू किया है, लेकिन हमने उसका व्यवस्था तो किया नहीं। ये सारे जो हमने जो इस्तेमाल किए, और इंसेक्टिसाइड हो तो जिस जहर होता है कीटनाशक, अब आपने खेत में तो डाल करके अच्छा उपज तो पैदा कर लिया, लेकिन जो बारिश हुई और जो रन ऑफ वाटर जो गया, मतलब पानी जो उसमें से बहाव हुआ, वो पानी कहाँ जाके मिला, नदी नाले में, और उसमें आपने क्या डाला हुआ है, पेस्टिसाइड। उसका प्रभाव क्या पड़ा, जो नदी नाले का जो मछली है, वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो क्या हो गए, मर गए। तो इकोसिस्टम जो है वो कैसे प्रभावित हुआ, जो मैंने आपको पहले अभी जो एक उदाहरण के द्वारा बताया कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो जैसे नदी नाले में अगर मछली नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएगा, उसका जो इकोसिस्टम वो बिगड़ जाएगा। तो यदि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल खेती के लिए उपयोग किए हैं और उसका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं किए, और वो पानी के साथ जो जैसे बारिश हुई और सारा पानी उसको लेके गया और नदी नाले में गया और फिर बड़े नदी में मिल गया, जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान का 70% पानी जो है, जो बारिश की पानी होती है, वो कहाँ चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ वाटर, ये समुद्र में चली जाती है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी इतनी ज़्यादा, इतने बड़े बड़े डैम हमने बनाए, बहुत ज़्यादा
हमने उसको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी ये एडिक्वेट नहीं है, और इसके कारण से हमारा 70% जो पानी है वो समुद्र में चला जाता है। खैर वो तो दूसरी बात है। तो हमको आपको क्या बताया, 53% जो है हमारा लैंड क्या हो गया है, डिग्रेडेड हो गया। कुछ जो ज्योग्राफर हैं या अर्थशास्त्री हैं उनका क्या कहना है कि हमारा जो 1/3 जो फॉरेस्ट भाग है, माने फॉरेस्ट लैंड, और 2/3 लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जितने भी पैस्चर लैंड है माने चारागाह, और जितने वेस्ट लैंड हैं वो सारे डिग्रेडेड हो गए हैं। इनको रिक्लामेशन की सख्त जरूरत है, ठीक है। और रिक्लामेशन का हिंदी क्या होता है, उनको पुनः दुरुस्त करना, हिंदी में बोलेंगे इसको पुनः उपजाऊ बनाना है, खेती योग्य बनाना, मतलब दैट इज कॉल्ड रिक्लामेशन। तो वो रिक्लामेशन जो है उसकी सख्त जरूरत है। एक और बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, वो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा जो सॉइल है वो क्या है, दैट इज द अपर क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे एक दूसरे से कनेक्टिविटी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप केवल याद करेंगे सॉइल सॉइल सॉइल, या ये मिट्टी होता है, लेकिन व्हाट इज मिट्टी, अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट। देखिए अर्थ जो है ना, ये अर्थ लीजिए, ये ठीक है, ये अर्थ है, इसका जो ये है अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है, ये बहुत टोटल। इसके बाद इसका जो सेकंड भाग है उसको बोलते हैं मेटल, ठीक है, मेटल या मेंटल है, मेंटल, ठीक है। और इसका जो एक लेयर है ये वाला, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये जैसे आप सेब लें, एक सेब लें, उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है, ठीक है, हमने एक इस पर भी हमने लेक्चर दिया हुआ है, तो छिलके के बराबर क्रस्ट है, ठीक है। अगर आप एक सेब को ले लें और छिलका निकालें तो क्रस्ट का पृथ्वी पर उतना ही इलाका है जितना कि सेब के छिलके का, ठीक है। और जो क्रस्ट में भी जो सबसे ऊपरी लेयर है, माने ये जो है ना, इसका यहां वाला जो भाग है, दिस इज कॉल्ड मिट्टी। और मिट्टी का फॉर्मेशन कोई 2-4 दिन में नहीं होता है, मैंने उसमें वीडियो डाला हुआ, उसको पढ़िए आप। 2-4 दिन में नहीं होता है, उसमें हजारों साल लगते हैं। अब ये जो मिट्टी है वहीं पर हमारी जमीन, माने हमारे पौधे के लिए, हमारे वेजिटेशन के लिए वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर उसको टॉप लेयर को आप हटा दीजिए तो व्हाट विल हैपन, आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति या उपजाऊ शक्ति जो है वो क्या हो जाएगी, है, खत्म हो जाएगी, कम नहीं खत्म हो जाएगी। इट विल टर्न आउट टू बी बंजर, बैरन लैंड, किसी काम का नहीं हो जब तक आप उस लैंड को रिक्लामेशन नहीं करेंगे, ठीक है। या नेचुरली 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में उसमें पुनः उसकी उर्वरा शक्ति होगी। आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी अपने गांव में देखा कि जब रोड बन रहा था तो बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन मिट्टी बेच दिया रोड बनने के लिए पैसे लेके। तो उसने क्या किया कि ठेकेदार जो था उसने क्या किया कि 4-4 5-5 फीट जो है मिट्टी जो है ना उठा लिया। हालांकि उठाना था उसको 2 फीट, उठा लिया उसने 5 फीट, क्योंकि पैसा दिया था। अब क्या हुआ, जहां जहां से मिट्टी उसने 5 फीट उठाए वो सारे जमीन क्या हो गए, बंजर, और वो किसी काम के नहीं रह गए। अभी भी बहुत सारे किसान, अभी 2011 में वो रोड कंप्लीट हुआ था और अभी 9 साल हो गए हैं। बहुत सारे किसान जिन जिन लोगों ने मिट्टी बेचा, आज वो भूखे मरने की कगार पर हैं, क्योंकि उनके लैंड क्या हो गए हैं, क्योंकि जो टॉप लेयर जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जिसको कि जो हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को या उत्पादकता को निर्धारित करती है, वो क्या हो गया, बंजर हो गया। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में लगभग 8.7 मिलियन टन, 8 ये
एनपीके आप समझ रहे हैं ना, मैं बोल चुका हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। ये किसी भी जमीन की उर्वरा शक्ति, उसको पौधे के विकास के लिए, उन्नत खेती के लिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों का मत है कि हर साल हमारे देश में जो मिट्टी का जो कटाव होता है, उसमें जो 8.7 टन जो है उस मिट्टी कटाव होने से ये एनपीके का जो भाग है, माने नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, ये भी वो लेके चला जाता है अपने साथ में। एंड दिस अमाउंट्स टू 60,000 करोड़ रुपीज, 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, हैं? ठीक है, इतना नुकसान हो रहा है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद जो समस्या ओवर ग्रेजिंग का, ओवर ग्रेजिंग मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग। अब आप जानते होंगे कि मुगलों के पीरियड में, सल्तनत काल में या हिंदू पीरियड में, हर एक गांव पंचायत में कुछ इलाके जो होते थे उसको पास्चर लैंड के लिए या चारागाह के रूप में उसको सुरक्षित रखते थे गांव के लोग। लगभग 3% के लगभग जो पूरे गांव का जो रकबा होता था, उससे 3 या 4% पास्चर लैंड होता था, ठीक है। अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद से ये जो लैंड, पास्चर लैंड थे, उस पर धीरे धीरे क्या हो गया है, लोगों का अतिक्रमण हो गया। एमपी में तो सरकार ने वो जो पास्चर, जो चारागाह, तो वो तो गरीब किसानों को या SC ST वर्ग को, दिग्विजय सिंह सरकार ने, आपको याद हो या ना हो, बहुत ज़्यादा सारे जगह उन्होंने बांटा, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, जो ओवर ग्रेजिंग जो हुआ है उसका प्रभाव क्या हुआ है? बहुत सारे जो वेजिटेशन जो थे, जो वनस्पति, वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। द वेजिटेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? वनस्पति, मानो घास या पौधे, जो हरियाली होती है, ठीक है ना। ये वेजिटेशन क्या हो गया, चट कर गया। अभी आप देखेंगे राजस्थान से बहुत सारे लोग जो ये गड़रिया भेड़ हजारों की तादाद में मालवा में आते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन्होंने बहुत सारे इलाके को क्या कर दिया है, चट कर दिया है। वो पूरे जमीन को जो वेजिटेशन, जो पौधे हैं, अब ये जब वेजिटेशन खत्म हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, इट विल टर्न आउट टू बी ए बैरन लैंड, ठीक है। और दूसरा इसका और प्रभाव है, अगर बारिश जबरदस्त रूप से होगी और वेजिटेशन आपके जमीन पर नहीं है, तो वो अपने साथ में वो जो अनकवर्ड जो सॉइल है उसको भी अपने साथ ले जाएगा और इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। तो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से जो टॉप सॉइल पर जो वेजिटेशन है उसको समाप्त कर दिया गया, तो अब वो खुला हो गया। और जब बारिश जो होती है तो उसमें क्या हुआ, वो अपने साथ में ले गया। और एक बात और, मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि हिंदुस्तान में बारिश नहीं होती है। इट इज नॉट ए रेनफॉल जैसे दूसरे देशों में होती है, पश्चिमी देशों में। हमारे देश में डाउन पावर होती है। आपने डाउन पावर मतलब मूसलाधार बारिश। अगर धीरे धीरे करके बारिश हो तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि उसमें ज़मीन में नमी व्याप्त होती है, अंदर सिपिंग होता है, ग्राउंड वाटर भी में इजाफा होता है। सरफेस वाटर जो है वो जो ऊपर से गिरता है तो वो उसको अपने तेज़ी से, उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो ऊपर के सॉइल को लेके भाग जाए, ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, मूसलाधार बारिश होगा, आधा घंटा की बारिश देखेंगे, पुल, तलैया, नदी, नाला वगैरह सारा चीज़ भर जाता है, देखते हैं कि नहीं आप लोग। तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जहाँ जहाँ आपने देखा होगा, जैसे आप चंगमल में जितने बिहड़ जो बने हुए हैं, वो क्यों बने हुए हैं? बिकॉज ऑफ डाउन पावर और वेजिटेशन का खत्म होने से। जो टॉप सॉइल जो है वो अनकवर्ड है और बारिश हुई मूसलाधार, और वहाँ की मिट्टी में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुलायम मिट्टी है वहाँ की, चंबल की, तो उस मिट्टी को लेके भागा और धीरे धीरे उसने कंदरा का निर्माण किया, दैट इज कॉल्ड बिहर।
आप जानते हैं ना, और वे पूरे ज़मीन को बर्बाद करते हैं। हजारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन को इस बीहर ने बर्बाद किया है। और उसको तरीका एक ही है कि आप उसको कुंटूर बनाएं, बांध का निर्माण करें, जहाँ जहाँ पानी का रिसाव हो रहा है वहाँ रोकने का प्रयास करें। तो लोग उतना ध्यान नहीं दिए, और जिसके कारण से क्या हुआ, कटाव, हर साल कटाव होता है चंबल में। इरोजन, तो इरोजन ऑफ सॉइल। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो दूसरा फैक्टर है, अभी तो हमने लैंड के बारे में बताया आपको, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड यूज में जो आप मिसयूज कर रहे हैं, या आपने जो इतने ज़्यादा पैमाने पर जो हरित क्रांति में जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये और जो बड़े बड़े उसके बारे में बड़े बड़े बांध बनाए, इसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो अब दूसरा फैक्टर क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अभी सरकार का अनुमान है कि 22% जो हमारा जो एरिया है दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जो 22% का जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, बेसिकली 12% फॉरेस्ट ही डेंस फॉरेस्ट है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे राज्य आप देखेंगे, अगर हिंदुस्तान के नक्शे पर देखेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे राज्य डिफॉरेस्टेड राज्य हो गए। जैसे पंजाब को लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, ठीक है। ये जो सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं, ये क्या हो गए हैं, टोटली डिफॉरेस्टेड हो गए हैं। और ये क्यों हुआ ऐसा, तो आज़ादी के बाद से धड़ल्ले से लोगों ने लकड़ी की अंधाधुंध कटाई किया है। अभी अगर आप जो हिमालय रीजन है हमारा, वो हमारा 25% जो है फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज है। तो अभी क्या हम देख रहे हैं, जो तराई का क्षेत्र था, जो पहले जंगल से आच्छादित था, वो सारे तराई के एरिया क्या हो गए, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गए हैं। लोगों ने उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो ये तराई का जो एरिया है, और उधर आसाम में ये वाला जो एरिया है उसको एग्रीकल्चर, और 2000 मीटर तक अभी आपको वहाँ पर कोई फॉरेस्टेशन नहीं मिलेगा। फॉरेस्टेशन शुरू होता है 2000 मीटर के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो है ये डिफॉरेस्टेशन होने के कारण से क्या हुआ है, हिंदुस्तान खास करके बिहार में जो पूरा हिमालय से लगा हुआ, और यूपी में रिकरेंट बाढ़ की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़। और खास करके कोसी नदी, जहाँ पर कि सिल्टेशन की समस्या सबसे ज़्यादा है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल आपको मालूम है, माउंट एवरेस्ट के आसपास से कोसी नदी इज एंड माने हिमालय के उद्भव से पहले की नदी है। ये मैं आपको, हमारा एक वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि हिमालय के उद्भव के पहले की नदी है, और एक सतलज भी नदी है हिमालय के उद्भव के पहले, माने मोर एंटिक ओल्डर देन द राइज ऑफ हिमालय। और वहाँ पर खास करके कोसी में, और वहाँ का जो उद्गम स्थल है नियर बाय माउंट एवरेस्ट, तो या कंचनजंगा शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो उसमें वहाँ पर सिल्टेशन के अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, और उसका परिणाम क्या होता है कि ज़मीन जो है, जो उसका जो नदी का जो बेड है, रिवर बेड, वो उथला हो जाता है कुछ दिनों में, और उसके बाद में पानी फैल जाता है। तो इसके कारण से रिकरेंट बाढ़ की समस्या आती है। और ये सिल्टेशन इतना क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालयन रीजन, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 3.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड था, वो 1951 से लेकर 1974 के बीच में ये जो फॉरेस्ट लैंड था वो खत्म हो गया है, और उसको दूसरे एग्रीकल्चर वगैरह में इस्तेमाल किए हैं। और हर साल 1.3 मिलियन हेक्टेयर, 1.3 मिलियन हेक्टेयर ऐसे लिखेंगे, से लेके 1.5 मिलियन हेक्टेयर तक हर साल जो है ना, जो फॉरेस्ट जो हमारा एरिया है वो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मगलर्स, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपुल, जो वहाँ के बासिंदे लोग हैं,
अपने स्वतः के स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए लोग क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बिगड़ रहा है। ठीक है, और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, प्रभाव ये हो रहा है कि रिकरेंट फ्लड, जो मैंने आपको बताया कि हमेशा फ्लड हो रहा है, बारिश हो रहा है। दूसरा, मिट्टी का कटाव हो रहा है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि वेजिटेशन होता है तो जमीन में मिट्टी को पकड़े रहता है, तो जब मिट्टी को पकड़े रहता है तो सॉइल इरोजन की संभावना भी कम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए डिफॉरेस्टेड लैंड है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ में मिट्टी भी चली जाएगी, तो सॉइल इरोजन का जो फ्रीक्वेंसी वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब तीसरा दोस्तों, हमारे अपने स्तर पर हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तीसरा जो डिग्रेडेशन का जो कारण है वो है फॉल्टी मतलब दोषपूर्ण यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब दोस्तों, आज़ादी के बाद से हमने क्या किया कि हमने बड़े बड़े डैम बनाए, भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, हमारा जो पूरा फोकस था वो था बड़े बड़े डैम बनाने पर। अब इसका परिणाम क्या हुआ, अभी आप जैसे नर्मदा घाटी परियोजना आपने देखा, सरदार सरोवर परियोजना देखा ना आपने, उसमें क्या आप देख रहे हैं, बहुत सारे जो लैंड हैं वो क्या हो गए, जब पानी में डूब गए। ठीक ना, पहला, और ये सब जगह हुआ है, कोई ऐसा है कि यहाँ हुआ है ऐसी बात नहीं। जहाँ जहाँ बिग डैम प्रोजेक्ट हुआ है, मल्टीपर्पस जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लगाए गए हैं, हालांकि वो जरूरी भी था, तो उससे आप क्या पाते हैं कि बहुत सारे जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, हैबिटेट था जिनका, जैसे आदिवासी, और अधिकांश मामले में तो आदिवासी ही थे, चाहे सेंट्रल इंडिया की मामला हो या चाहे वो पश्चिमी भारत का मामला हो, अधिकांश एरिया में क्या हुआ है, मोस्ट अफेक्टेड जो कोई भी कम्युनिटी है वो कौन था, ट्राइबल। और आप देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो शुरू किया गया, हालांकि वो बहुत पहले शुरू किया गया था, अब उससे नुकसान क्या हुआ है, जो बहुत सारे जो नेचुरल हैबिटेट थे वो खत्म हो गए, बहुत सारे लैंड क्या हो गए, पानी के अंदर में सबमर्ज हो गए, जो हमारा फॉरेस्ट कवर था वो भी डूब गया। ठीक है, तो ये सबसे, और दूसरा बिग जो डैम जो हमने बनाया, तो हमने ये सोचा था कि इससे फ्लड रुक जाएगा, पानी मतलब बाढ़ रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, अब जैसे आप फरक्का डैम के बारे में नीतीश कुमार ने क्या कहा था, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, फरक्का डैम आपको मालूम होगा गंगा नदी पर बनाई गई है, जहाँ से पद्मा और हुगली दोनों नदी अलग अलग में, हुगली जो है वो कलकत्ता की तरफ जाती है, पद्मा कहाँ जाती है, ढाका की तरफ, मैंने बांग्लादेश की तरफ। अंडरस्टैंड होगा। अब वहाँ पर फरक्का डैम क्यों बनाया गया था, बिग प्रोजेक्ट था कि सब जगह पानी की सुविधा हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, इरिगेशन की सुविधा हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वक्त बीतने के साथ में गंगा नदी में, फरक्का नदी के पीछे रिवर्स साइड में जबरदस्त सिल्टेशन हुआ है, और सिल्टेशन के कारण से गंगा नदी क्या हो गई, उथली हो गई। उथली होने के कारण से बिहार में बाढ़ की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, वही ये चिंता व्यक्त कर रहे थे। तो एक तो जो कहने का ये था, हेलो, तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज का जो हमने बड़े बड़े जो मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए हैं, उससे ज़्यादा हमें नुकसान हुआ, बनस्पत की फायदा हुआ। अब इसीलिए सरकार ने, अभी पहले ये अनुमान था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पैदा करेंगे वो बहुत ही स्वच्छ होगा, साफ होगा। ये बात सही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्योर इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत मूल्य है, वो दैट इज लार्जर देन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कोयले से या दूसरे से बनते हैं, या तो उससे ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं है। दूसरी बात है कि जो हम बड़े बड़े जो डैम लगाए हैं, उससे कभी कभी ऐसी बाढ़ आती है, क्योंकि पानी जमा रहता है, और जब तटबंध टूटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं।
अगर नॉर्मल कोर्स में जितना नुकसान करते हैं अगर बिना डैम का या तटबंध का, तो उसके 4 गुना 10 गुना ज़्यादा नुकसान करते हैं इन केस ऑफ ब्रेक। माइनिंग एक्टिविटी, अब एक वाटर, ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक कारण और है माइनिंग एक्टिविटी। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद में तेजी से औद्योगिकरण बढ़ा, जो कि अंग्रेजों के समय में इतना नहीं बढ़ा था, और इसके कारण से खास करके जहाँ जहाँ छोटा नागपुर एरिया है और जहाँ जहाँ भी माइंस हैं, खास करके छत्तीसगढ़ वगैरह में, तो वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, कोल का, आयरन का। और हिंदुस्तान ये चाहती थी कि किसी तरह से हम बेसिक इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर हों, और बेसिक इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले जो खनिज पदार्थ वो क्या हैं, आयरन ओर और दूसरा कोल, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। और प्लस पावर, अगर पावर जनरेशन नहीं होगा तो फिर आयरन स्टील का उत्पादन नहीं होगा। तो ये तीनों फैक्टर काम करते हैं, प्लस सस्ता मजदूर। इसका आप बहुत सारे विस्तार कर सकते हैं, पूंजी भी हो सकता है क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी लगती है, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स है, ये 3 फैक्टर जो है ना जरूरी है। और हम क्या देखते हैं, बहुत जबरदस्त रूप से इसका दोहन हुआ। इसके कारण से क्या हुआ दोस्तों, इसके कारण से जहां जहां माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो सबसे पहले वहां के जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो खत्म हो गए। ठीक है, बहुत सारे जो आदिवासी उस पर जो जीविकोपार्जन कर रहे थे, उनका जीविकोपार्जन खत्म हो गया। और इसका एक परिणाम और हुआ, जो वेजिटेशन कवर था, जहां माइनिंग होता था, तो वेजिटेशन का जो कवर है, जो ऊपर लेयर का जो मैंने आपको बताया, वो क्या हो गया, अनकवर्ड हो गया। अब उसके कारण क्या हो गया, बड़े बड़े ट्रेंच और क्रेटर का निर्माण हो गया है। अगर आप झारखंड के इलाके में जाके देखेंगे, क्रेटर मतलब क्या होता है, गड्ढा, बड़े बड़े क्रेटर का निर्माण हो गया है। तो ये क्या किया, सदा के लिए वहां की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको खत्म कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ बिग क्रेटर। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए, चूंकि आपको यूपीएससी के, एमपीपीएससी, स्टेट सर्विसेज के एंगल से पढ़ना है, हालांकि इसमें हम 5 घंटा तक व्याख्यान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको एग्जामिनी के स्थिति से पढ़ना है, यू आर नॉट सपोज टू बी रिसर्चर, तो इसीलिए हम उसको धीरे धीरे छोटे छोटे में बोलते हैं। हमारे पास समय का भी सीमा रहता है, तो अगले 10 मिनट में हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जोर शोर से हमारे हिंदुस्तान में हुआ, और उसके कारण से हम क्या देखते हैं कि जब अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो वहां पर क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा जब इंडस्ट्री होती है, तो वो क्या है, वातावरण को दूषित करता है। डस्ट पार्टिकल्स ये सबसे ज़्यादा दूषित करता है। बहुत सारे लोग इसी कारण से फेफड़े की बीमारी से, आपने देखा होगा कि अभी जो यहाँ जो मार्बल में जो लोग काम करते हैं कटिंग में, तो अधिकांश लोगों को क्या होता है, उनके फेफड़े में वो सारे डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे करते हुए फेफड़े को चोक कर देते हैं, और 40-45 साल की अवस्था में मजदूर मर जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो गैस के जो उत्सर्जन होते हैं, और खास करके न्यूक्लियर पावर से प्लांट से क्या होता है, रेडिएशन भी इमिट होता है, तो ये सारे जो होते हैं वो क्या है, दैट इज दे आर हाईली पॉल्यूटेंट। अब कल हम ग्लोबल वार्मिंग का जो हम क्लास लेंगे उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा देश और विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग से इसी पीरियड में इफेक्ट हो रहा है, और किस तरह से हमारे पर्यावरण को या इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके लिए भारत सरकार ने और विश्व के अन्य सरकारों ने, खास करके यूएनओ ने क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और इसी का वो कनेक्टिंग पार्ट है। तो हम चाहेंगे कल उसको हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण के नुकसान होने से सबसे ज़्यादा जो किस वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आप लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो लोग, उन लोगों पर पड़ा जो डिस्प्लेस्ड हो गए, विस्थापित हुए, ठीक है। बड़े बड़े डैम के निर्माण, मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट बनने से, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि कम से कम 1 मिलियन लोग, 10 लाख के लगभग लोग जो नर्मदा सरदार सरोवर जो परियोजना हुआ है,
उसमें कम से कम 10 लाख लोग विस्थापित हुए, और ये सभी अधिकांश लोग आदिवासी थे। और इसमें भी कंपनसेशन जो हालांकि सरकार ने दिया, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में दिया। बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों को मिला, ठीक है। बहुत भ्रष्टाचार भी उसमें हुआ है, सब जानते हैं इस चीज़ को। थैंक यू। अब मैं दोस्तों एक लाइन और बताना चाहता हूं कि इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल्स, ये इस चैप्टर पर मैं कल बताऊंगा डिटेल में, इतना ही अभी समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग को जो मेन फैक्टर है वो क्या है? इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जो प्रदूषण जो आपको मैंने अभी बहुत सारे गैसों का इमिशन बताया, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर्स का उपयोग बताया, ये सारे चीज़ जो हमने बताया ये इंक्रीज करके क्या हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो वायुमंडल का, खास करके ट्रोपोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं, जो आज से हम पहले जो हमारे जो पूर्वज रहते थे और अभी जो हम रह रहे हैं, उसमें क्या हुआ है? टेम्परेचर में इजाफा हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। समुद्र के जो लेयर है पानी का वो बढ़ गया है। अंटार्कटिका और आर्कटिक, आप जानते हैं अंटार्कटिका आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव का जो इलाका जो है उसको बोलते हैं आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव का जो इलाका है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। यहाँ पर जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं उसका वहाँ के स्नो मतलब बर्फ पिघल रहे हैं, और जो माउंटेन हिमालय में जो पहाड़, हिमालय के जो पहाड़ पर जो चोटियों पर जो बर्फ या बड़े बड़े ग्लेशियर हैं हिमालयन क्षेत्र में, उसमें क्या, गंगा नदी खुद ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? वो पिघल रहे हैं, मेल्टिंग हो रही है। तो उसका इफेक्ट हम आपको कल बताएंगे पूरे वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, 1 बजे से 2 बजे। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएगा कि हाउ टू इम्प्रूव अपॉन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब डिग्रेडेशन का उल्टा क्या होगा? कंजर्वेशन। तो भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या क्या काम किए हैं, तो सबसे पहले उस पर देना है ध्यान। तो सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया? सेंट्रल पॉल्यूशन, शॉर्ट में सीबी, भारत सरकार ने इसका गठन किया, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि जो क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया है? सीपीसीबी ने 290 स्टेशन, 290 स्टेशंस वेर इस्टेब्लिश्ड इन 90 शहरों में, 90 शहरों में ये 290 स्टेशन ये बनाए गए हैं। और ये क्या करता है? एयर की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को जांचने, परखने, मॉनिटरिंग करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने 1974 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1974 में क्या किया? कानून बनाया पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। उसके बाद में 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट बनाए 1986 में। ये आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप कहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट हैज डन, या व्हाट स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, टू कंट्रोल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। और इसी तरह से सीपीसीबी ने क्या किया है कि जो ऑटोमोबाइल में जो पेट्रोल से, डीजल से जो इमिशन होते हैं गैस के, उसका कितना रहेगा, उसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा क्या होगी, उसको आरपीएम कहते हैं, ठीक है। उसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने नियम बनाए हुए हैं। उसके अलावा सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड एरिया हैं, ऐसे 24 एरियाज को उन्होंने चिन्हित किया है, और वहाँ उन जो पॉल्यूटेड सबसे जो
आइडेंटिफाइड एरिया हैं, उस वहाँ पर विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार उनके द्वारा किया गया। और इसी तरह से वाटर प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1994 में, 1986 में तो ये था वाटर पॉल्यूशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस कानून को बना करके इसका पालन कराया जा रहा है। और इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी चालू किया है। और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट जो 6 मिलियन टन 1947 में था, अब वो बढ़कर के 48 मिलियन टन 1997 में हो गया, और 2050 में यह अनुमान है कि 300 मिलियन टन। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेमिफिकेशन है। 300 मिलियन टन, जो 6 मिलियन टन था 1947 में, आप देख सकते हैं। तो 300 मिलियन टन एक अनुमान है कि 2050 में इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हमारे देश में निकलेगा। और इसके लिए इसको वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल के लिए 1990 में इसलिए भारत सरकार ने इसको नियुक्त बनाया था। वेस्ट क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल, कि ये इतने ज़्यादा जो कचरे जो निकल रहे हैं, आपने देखा होगा इंदौर जैसे शहर में कचरों का ढेर लगा हुआ रहता है, अगर आप बाईपास के उस पार जाएं तो ये हर एक शहर की समस्या है, कोई इंदौर की ही नहीं है। तो उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल का 1990 में सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल इसकी स्थापना किया, और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखती है, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों जो खतरनाक हैजार्डस, जो आप जानते हैं हैजार्डस क्या होता है, जो ऐसे सॉलिड वेस्ट जो हैजार्डस हो, जो जीवन के लिए खतरे हो, जिसके संपर्क में आने पर हमारा जीवन खतरे में पड़, जैसे कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही हैजार्डस एलिमेंट है, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या किया, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि टू मेक एन इन्वेंट्री ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जहाँ जहाँ जोखिमपूर्ण सामान जो वेस्ट निकलते हैं जिस फैक्ट्री से, उसका एक इन्वेंट्री माने सूची बनाया जाए, और वहाँ के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाए, ताकि वो हैजार्डस मटेरियल को, कचरे को, उसको ठीक ढंग से ट्रीटमेंट करके उसको जनरल वातावरण में फैलने से रोकें, ठीक है। अगर जनरल वातावरण में आ जाएगा, सामान्य वातावरण में, तो क्या होगा, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस एलिमेंट्स वेस्ट, माने ना तो हम आयात करेंगे किसी देश से और ना हम निर्यात करेंगे जो जोखिमपूर्ण जो कचरा है उसको। और इसके अलावा टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल यूनिट, जैसे कि आप कानपुर का टैनरीज देख रहे हैं, चमड़े का उद्योग, उससे क्या हुआ था, गंगा नदी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था। तो वहाँ से बहुत सारे, चूंकि तो उसको शिफ्टिंग करने का काम भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा किया गया। ये ऐसे हैजार्डस या ऐसे इंडस्ट्री जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं, या उनकी तादाद उस इलाके में बहुत ज़्यादा है, जो उस इलाके को, वो इलाका जज्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है टैनरीज का कानपुर में, तो शिफ्टिंग करने का काम। और इसके अलावा बहुत सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, उनके क्लस्टर में ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करना, और जो तब ट्रीटमेंट करने के बाद पानी जो बचेगा उसको आप गंगा नदी में या किसी भी नदी में डाल सकते हो। अभी जो अनट्रीटेड जो आपका जो वेस्ट रहता है, और वो जब नदियों में मिलती है तो क्या होता है, पूरे प्रदूषित हो जाता है पानी, ठीक है। और इसी कारण से आप देखेंगे गंगा और यमुना नदी की हालत क्या हो गई है, पीने लायक नहीं रह गया। तो उसमें सरकार लगातार उसको ठीक करने के लिए, सुधार करने माने प्रयास कर रही है। और इसके अलावा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या किया, 88 नेशनल पार्क की स्थापना की है। आपने देखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट प्लान, आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीब 490 भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने 490 वाइल्ड सेंचुरी अपने देश में है। अब ये अंग्रेज के ज़माने में इतने तो थे नहीं, थे लेकिन बहुत कम थे। और इसके अलावा जो अभी हमने
बहुत सारे जो अभी आप देखें कि हमारे देश में टाइगर एकदम ख़त्म होते जा रहा था, सेव टाइगर प्रोजेक्ट के तहत में जो मैंने आपको इकोसिस्टम के बैलेंस के बारे में बताया, तो सेव टाइगर या बाघ बचाओ ये भी जोर शोर से 1970 के दशक से चला, जो अभी तक चल रहा है, और जिसके कारण से टाइगर के पॉपुलेशन में भी वृद्धि हुई है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इसके अलावा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया। तो दीज आर द मेथड एंड मैकेनिज्म टू कंट्रोल पॉल्यूशन या टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और किसी को कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हैं। मैं अब समाप्त कर रहा हूं अपना उद्बोधन।